दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट के साथ में। दोस्तों, न्यूट्रल क्लोजिंग है आज के दिन निफ्टी की। 29 पॉइंट्स ही गिर के निफ्टी बंद हो चुका है। लो की बात करें तो लो 25-35 के आसपास का था। हाई की बात करें 25,182 तक निफ्टी पहुंच गया था। निफ्टी बैंक को देखने चले 200 पॉइंट्स नीचे। मिड कैप में बड़ी गिरावट हमने देखी आज के दिन बाकियों के कंपैरिजन में 0.61% के आसपास का फॉल आप इसमें नोट कर सकते हैं। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे भी 64 पॉइंट यानी 0.34% का डिप इसमें देखने को मिला है। अब देखिए, मैक्सिमम जो कंपनीज है ना, उनके स्टॉक्स आज के दिन गिरावट में आए हैं, यानी 988 स्टॉक तेजी में है, 1488 स्टॉक गिरावट में आके बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स को भी देख लेते हैं तो आज के दिन जस्ट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज न्यूट्रल में था, बाकी हर एक सेक्टर गिरावट में आके बंद हो चुका है। तो इस तरह की जब भी सिचुएशन होती है, मोस्टली पोर्टफोलियो नीचे ही जाके बंद होते हैं। अब देखिए, हमारी जो इन्वेस्टिंग है वो तो हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलती है। किसी की क्या स्ट्रैटेजी है, किसी की क्या स्ट्रैटेजी है, लेकिन जो स्मार्ट मनी होता है, यानी जो एफ का पैसा होता है, उसको हम स्मार्ट मनी बोलते हैं, क्योंकि वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, उनके पास में डेटा काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे कंपैरिजन में। ट्रेडिंग एक्टिविटी काफ़ी फास्ट कर सकते हैं, बहुत सारी एक्सपर्टीज़ उनके पास में होती है, तो स्मार्ट मनी हम उसको बोल सकते हैं। तो वो स्मार्ट मनी जब भी किसी सेक्टर में जाता है, उस सेक्टर में तेज़ी बनती है। और किसी सेक्टर में अगर स्मार्ट मनी जाता है तो उसके पीछे का कुछ रीज़न होता है, कंपनी के नंबर्स अच्छे आना या XYZ रीज़न होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस डेटा में आपको पता चलेगा कि स्मार्ट मनी अभी कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से पैसा निकल रहा है और कहाँ पे पैसा जा रहा है, यानी एफ कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कौन कौन से सेक्टर में भी इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, इन्वेस्ट करने वाले जो सेक्टर्स है वो तो काफ़ी कम है, लेकिन जहाँ से पैसे निकाल रहे हैं वो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा है। अभी आप कुछ टाइम से, इसी महीने से आप देख पा रहे हैं कि एफ का आउटफ्लो शुरू हो चुका है। एफ अगर इन्वेस्ट करे तो बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट करें, एफ पैसे निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे निकालते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम सेक्टर से पैसे निकाल रहे हैं और बहुत ही मिनिमम सेक्टर यानी बहुत ही कम सेक्टर है जिसमें पैसे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। डीआईज कॉन्ट्राबेट लेते हैं, जहाँ से एफ पैसे निकालते हैं वहाँ पे डीआई पैसे लगाते हैं, क्योंकि आगे चल के जिन सेक्टर में से एफ ने पैसे निकाले हैं, अगर उनको लगता है कि वहाँ पे पैसे लगाने होंगे तो उन सेक्टर में तेजी पहुँचती है और डीआई को फ़ायदा होता है। तो अभी आप देख सकते हैं, अगर आपको देखना है कि कहाँ पे मोमेंटम है, क्योंकि एफ के हिसाब से जब भी कोई सेक्टर में पैसे लगते हैं तो वो सेक्टर अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे वो पैसे लगा रहे तो आगे भी लगाते जाएंगे, लेकिन ये पास्ट का डेटा यानी इसी महीने का डेटा आपके सामने अवेलेबल है। देखो, एफ ने पैसे निकाले हैं IT से, FMCG से, ये लीड कर रहा है आउटफ्लो को, यानी मैक्सिमम पैसे एफ ने IT से निकाले हैं और उसके बाद में FMCG से पैसे निकाले हैं। जबकि सर्विसेज की बात करें और मेटल की बात करें, यहाँ पे पैसे एफ ने लगाए हैं जुलाई के मंथ के अंदर। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं और यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि पिछले 3 महीनों से कंटिन्यूसली इनफ्लो हमने देखा है। इनफ्लो देखा है जब भी आपने देखा कि निफ्टी की गिरावट कंप्लीट हुई, डब्ल्यू पैटर्न बना और निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। अभी निफ्टी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। तो ये जो तेजी बनी है, ये पिछले 3 महीनों में तेजी इसलिए बनी है क्योंकि पिछले 3 महीनों में एफ का नेट इनफ्लो हमने देखा। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कितना इन्फ्लो है। अप्रैल, मई और जून के महीने के अंदर 38,673 करोड़ का इन्फ्लो हम एफ का देख चुके हैं और उसी की वजह से निफ्टी ने काफ़ी शानदार परफॉर्म किया था। अब देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इतना पैसा लगा दिया है, लेकिन फर्स्ट हाफ इस महीने का 1446 करोड़ रुपीज़ निकाल लिए है एफ ने। ये ओवरऑल है, मतलब कुछ सेक्टर में लगाए भी हैं, कुछ सेक्टर में निकाले भी हैं, तो मोस्टली पैसे निकाले हैं, तो इस वजह से 1446 करोड़ रुपीस का माल बेचा है। अब एफ ने ट्रिम किया है एक्सपोजर उन सभी सेक्टर्स में से जो वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी महंगे हैं और जो डिफेंसिव सेक्टर है, लेकिन उन सेक्टर में पैसे लगा दिए हैं जो सिक्लिकल है और सर्विस ओरिएंटेड प्ले करते हैं। तो सिक्लिकल में एफ ही दोस्तों पैसे लगाए तो अच्छी बात होती है, क्योंकि हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको सिक्लिकल से काफ़ी दूर रहना चाहिए, क्योंकि एंट्री और एग्जिट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी उसमें पैसे बनते हैं, नहीं तो मोस्टली पैसे उनमें जाते हैं। और एफ के पास में स्ट्रैटेजी अच्छी होती है एंट्री एग्जिट की, तो एफ डेफिनेटली जो सिक्लिकल्स होते हैं उसमें प्ले कर सकते हैं। अब देख सकते हैं 1 जुलाई से लेकर 15 तारीख तक का डेटा है, यानी हाफ इस मंथ का डेटा है, जिसमें आप नोट कर सकते हैं कि आईटी सेक्टर में से सबसे बड़े आउटफ्लो देखने को मिले, यानी सबसे ज़्यादा पैसे निकले यहाँ से। एफ ने 5,480 करोड़ का माल बेचा है बहुत ही कम टाइम में, अभी जुलाई भी कंप्लीट हुआ नहीं है। अब ये शार्प रिवर्सल है जून से, रिवर्सल मींस नेगेटिवली रिवर्सल है ये। अभी हम टेक्निकली रिवर्सल देखते हैं, जब भी स्टॉक ब्रेक डाउन करता है तो वो नेगेटिवली रिवर्सल हो जाता है, तो उसी तरह से यहाँ पे पैसों का ब्रेक डाउन हुआ है। क्योंकि आप नोट कर सकते हैं जून के महीने में एफ ने IT में 1166 करोड़ रुपीस लगाए थे, लेकिन
इस टाइम में 5,500 करोड़ रुपीस निकाल लिया, यानी काफ़ी ज़्यादा पैसे निकाले हैं लगाने के कंपैरिजन में जून के महीने से। अगर हम इसको कंपेयर करके चलते हैं तो एमओएम बेसिस में। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं एफएमसीजी से भी 1428 करोड़ रुपीस निकाले हैं, पैसे लगाए थे जून में 4,000 करोड़ के आसपास, और यहाँ पे थोड़े से कम निकाले हैं जितने लगाए थे उसके कंपैरिजन में। यानी सबसे जो शार्प जो डाउन ट्रेंड हमने देखा है आईटी में देखा है। साथ में आप देख सकते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को देखें तो यहाँ पे 1200 या 1300 करोड़ रुपीस के आसपास निकाले हैं, 2400-2500 करोड़ रुपीस लगाए थे जून के मंथ के अंदर। और आगे चलते हैं ऑटोमोबाइल में देख लेते हैं तो यहाँ पे भी 1100-1200 करोड़ के आसपास के आउटफ्लोज में देखने को मिले हैं। एनएसडीएल का ये डेटा है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे बात करें। हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ पे 700 करोड़ रुपीस के आउटफ्लो देखने को मिले हैं। तो ये जो सभी सेक्टर्स हैं ना, इनमें आउटफ्लो देखने को मिले हैं। इनफ्लो की बात कर लेते हैं तो इनफ्लो आप नोट कर सकते हैं, सर्विसेज में इनफ्लो देखने को मिले हैं 2733 करोड़ रुपीस लगा दिए यहाँ पे। 346 करोड़ रुपीस का इनफ्लो था, तो यहाँ पे इनफ्लो ज़्यादा है, यानी यहाँ पे पैसे लगाए हैं एफआईज ने। मेटल और माइनिंग की बात करें, ये सिक्लिकल सेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे 300 करोड़ रुपीस लगाए थे जून में, लेकिन अभी के समय आप देख सकते हैं 1724 करोड़ रुपीस लगा दिए हैं। तो यहाँ पे एफआई का फोकस काफ़ी अच्छा है। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कंज्यूमर सर्विसेज, इसका मतलब होता है जस्ट लाइक जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनीज, यहाँ पे भी एफआईज ने इन्वेस्ट किए हैं 953 करोड़ रुपीस के आसपास की राशि, और जून का इन्फ्लो था 1300-1400 करोड़। यानी यहाँ पे कंटिन्यूसली एफआईज पैसे लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि सर्विस ओरिएंटेड कंजप्शन वाली कंपनीज है। ऑयल एंड गैस की बात करें तो यहाँ पे भी 6,137 करोड़ रुपीस एफआईएस ने लगा दिए हैं। इसको रिलायंस जैसी कंपनीज हम बोल सकते हैं, ओएनजीसी, गेल, इस तरह की कंपनीज को हम इसमें काउंट करके चल सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेक्टर रोटेशन की स्ट्रैटेजी आपको बताइए एफआईज क्या करते हैं। जो भी हम सेक्टर्स अभी देखते हैं, हमने स्टार्टिंग में देखा आज के दिन सारे सेक्टर नीचे, तो कभी हमने ये पाया कि फार्मा चलता है, कभी आईटी सेक्टर अच्छा करता है, कभी फाइनेंस अच्छा करता है। सो सेक्टर रोटेशन होता है। जैसे अभी हमने देखा कुछ टाइम पहले कौन कौन से सेक्टर अच्छा कर रहे थे, निफ्टी को बीट करते जा रहे थे। एक तो था डिफेंस सेक्टर, वो बहुत ही अच्छा कर रहा था। उसके साथ में हमने देखा फाइनेंशियल मार्केट वाली कंपनीज, यानी स्टॉक मार्केट वाली कंपनीज, उनमें काफ़ी अच्छा पैसा बना है। ठीक है, रेलवे कंपनीज उससे पहले चली थी, उससे पहले एनबीएफसीज, मतलब ये जो टाइम आता रहता है बैंक्स, अभी बैंक्स अच्छा करे। आप देख सकते हैं जो एचडीएफसी 2-5 साल तक नहीं चला था, वो अभी आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सेक्टर रोटेशन होता है। तो एफआईज का भी जो फोकस है वो उन सेक्टर में है जो सिक्लिकल है या फिर सर्विस ओरिएंटेड कंज्यूमर सेक्टर है, जस्ट लाइक जोमेटो, स्विगी, इस तरह की जो भी कंपनीज होती है। और जो आईटी है वहाँ से मेजर पैसा इनका निकला है। ठीक है, और आईटी में देखो, अगर आपको वैसे भी देखना होगा ना, तो आईटी में मेजर पैसा इनका लगा भी है। तो पैसा जब निकलेगा तो मेजर ही पैसा निकलेगा। तो आईटी में ऐसा नहीं सोचना है कि आईटी में पैसा निकाल लिया तो हमको भी आईटी को अब बेच देना है। देखो, वो आपका पर्सनल डिसीजन है, आपको खरीदना बेचना है, लेकिन इस तरह की जो भी डेटा देखते हैं उसके हिसाब से अपन ये डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि आईटी में पैसा ज़्यादा ही लगता है इनका, और निकलता है तो ज़्यादा ही पैसा निकलता है, क्योंकि टॉप होल्डिंग्स में आती है बैंक्स, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, एफएमसीजी, कंज्यूमर कंपनीज, ये सभी टॉप होल्डिंग्स में आती है। अब देखिए सेक्टर रोटेशन में क्लियरली विजिबल है कि एफआईज का फ्लो जून जुलाई में इन्वेस्टर्स जो एफआईज हैं उन्होंने अपने पैसे निकाले हैं डिफेंसिव कंपनी से, एफएमसीजी, आईटी, हेल्थ केयर, जबकि इंक्रीज कर चुके हैं उन कंपनीज के अंदर जो सिक्लिकल है, मेटल है, कैपिटल गुड्स है और सर्विसेज है। ठीक है, अब देखिए निफ्टी को देखते हैं। जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि जैसे ही एफआईज ने पैसे लगाए थे पिछले 3 महीनों में इनफ्लो हमने देखा नेट, तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है और यहाँ से स्टॉक यानी निफ्टी ऊपर जाता है। अब यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हमने देखा, ब्रेकडाउन के बाद में नेक्स्ट सपोर्ट कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको यहाँ पे सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो अभी निफ्टी ट्रेंड देखे तो वैसे डाउन ट्रेंड ही है। अभी आप देखोगे तो तेजी बनी है निफ्टी के अंदर पिछले कुछ दिनों से। इसको आप थोड़ा सा डिटेल में देखोगे आपको तो ट्रेंड का भी आपको आइडिया मिलेगा। आप इसमें नोट कर सकते हैं ये जो लोज है और हाईज है ये नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसको डाउन ट्रेंड हम बोल सकते हैं, और ये अगला सपोर्ट हमको देखने को मिल रहा है। अगर इसमें ब्रेकआउट मिल जाता है यहाँ से तो वेल एंड गुड, और नहीं मिलता है तो फिर अभी निफ्टी हमको शॉर्ट टर्म बेसिस में डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज को लेकर जिनके स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे रिवर्सल्स, ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं। और स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी कम रिस्क होता है। आप टाइम देते हैं, आप ऑप्शन फ्यूचर में काम नहीं करते हैं, आपका ना ही प्रीमियम गिरता है, ना ही आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है। स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ, टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा भी काफ़ी लोग ये करते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि मान लो चलो किसी को एक अच्छा रिवर्सल मिल गया, एक अच्छा सा यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज़ के आसपास, वो इसको लेगा, वो अपना टारगेट रखेगा 15% का,
प्रॉफिट का, तो 115 पर वो बेचने की कोशिश करेगा और 5% का अपना एसएल लगा देगा कि अगर ये 95 रुपीज़ आएगा तो मैं इसको बेच के निकल जाऊंगा। ऐसे वो छोटी छोटी पोजीशंस रखता है, 5, 7 या 10 जो भी उसको रखनी है। जब जब वो ब्रेकआउट्स वगैरह देखेगा, जब तक उसको कन्विक्शन होगा, तो ऐसे में मैक्सिमम पोजीशंस अगर उसकी हिट करती है 15% को और मिनिमम पोजीशन उसकी 5% के एसएल को हिट करती है, तो वो अल्टीमेटली प्रॉफिट में निकलेगा। तो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं काफ़ी लोग पहले पेपर में, डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते हैं, लिखते हैं कि यार मैंने ये स्टॉक खरीद लिया, यहाँ पे आपने लिख दिया कि 15% का ये टारगेट है, उसको चेक करते हैं। या आपकी ब्रोकिंग एप्लीकेशन में अलर्ट का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे भी आप सेट कर सकते हैं, उसमें आपको रियल पैसा नहीं लगाना पड़ता है, आप जस्ट अपनी अलर्ट लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पे बेचना है, यहाँ पे आपको लेना है। कैसे लगाते हैं, आप जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको प्रॉपर तरीके से सिखा दूंगा कि किस तरह से वहाँ पे प्राइस सेट कर सकते हैं और किस तरह से आप अलर्ट लगा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस वहाँ पे और भी होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजीज होती हैं। अब यहाँ पे भी एक कंपनी है जिसने फाइनल ब्रेकआउट किया और एक कंपनी है जिसने अपने गिरावट को कंप्लीट होने के बाद में ब्रेकआउट किया है। दोनों कंपनीज को चेक करते हैं। देखो, फर्स्ट कंपनी एटर्नल यानी जोमेटो हम इसको बोल सकते हैं, 10.5% के आसपास की तेजी इसमें बनी है। कल के दिन भी हमने देखा इसके नंबर्स तो बहुत ही वाहियात है, 90% के साथ में इसका प्रॉफिट ड्रॉप हुआ था, लेकिन स्टिल स्टॉक चल गया क्योंकि इन कंपनीज में एक्सपेक्टेशंस के साथ ही आपको नंबर्स को देखना पड़ता है, साथ में मैनेजमेंट गाइडेंस कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने अच्छा परफॉर्म कर दिया क्योंकि एक्सपेक्टेशन से अच्छे रिजल्ट थे, और साथ में आप देखोगे ना वैल्यूएशन कितनी है, 516 का पी है। तो मार्केट इसको इतना ज़्यादा पी देने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट को, जबकि मार्केट के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज है जो 20-30 का पी भी है उनका, तब भी कंपनी के स्टॉक नहीं चल रहे, लेकिन यहाँ पे 500 का पी होने के बावजूद भी कंपनी का स्टॉक चल पा रहा है। रीज़न दोस्तों क्या है? रीज़न दोस्तों है इसका जो एक सेगमेंट है ब्लिंकिट, वो जोमेटो को भी फेल कर चुका है। और ये जो सेगमेंट है ना, इसके अंदर पूरा इंडिया भी इनके पास में है, 2-4 कंपनीज है और कंट्री आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, कितना एक्सपेंशन अभी ये और कर सकते हैं। छोटी सी सर्विस ही अपनी चार्ज बढ़ा दे, 2-5 रुपये भी बढ़ा दे, तो इनको करोड़ रुपीज़ की कमाई हो जाती है। तो बहुत अच्छा एक मार्केट है इनके हाथ में, और ब्लिंकिट की जो ग्रोथ है आउट पेस कर चुकी है जोमेटो को, तो ये रीज़न है इसके पीछे का। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ब्लिंकिट का रेवेन्यू 2400 करोड़ का आ चुका है Q1 में, जबकि जोमेटो की बात करें तो यहाँ पे इसका रेवेन्यू 2261 करोड़ का था। तो काफ़ी तेज़ी से ब्लिंकिट आगे बढ़ने की कोशिश करे, और ब्लिंकिट एक बहुत बड़ी कंपनी बनेगी आगे चल के, जिस तरह का मार्केट उसके पास में है जोमेटो से काफ़ी ज़्यादा वो आगे जाएगी। और यही थी इनकी कमेंट्री मैनेजमेंट की, और वैसे ये काम करते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये रीज़न है दोस्तों कंपनी के स्टॉक के चलने के पीछे का। अभी हमने कल देखा यहाँ पर स्टॉक था और गैप था ऑल टाइम हाई के बीच में, ये कुछ डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होगी इन्वेस्टर्स की ऐसे ब्रेकआउट्स, ऐसे रिवर्सल्स को देखने के बाद में कि गैप को फिल करेगा, और आज के दिन ये गैप है वो फिल हो चुका है। ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट अभी तक इसने दिया नहीं है, अगर ये क्लोज हो जाता अपनी हाई पर तो ब्रेकआउट उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन अभी तक इसको एक ब्रेकआउट नहीं मिला है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिकवरी इसमें देखने को मिली है। अब जो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ डेटा को देखने के बाद में, जो एफआई का डेटा हमने देखा कि कंज्यूमर सर्विसेज वाली जो कंपनीज है उसमें एफआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जून में भी बढ़ाई थी, अभी भी होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। तो ऐसी जो भी कंपनीज होती हैं या ऐसे जो भी सेक्टर होते हैं जहाँ पे एफआईज का अच्छा इन्वेस्टमेंट है, वो सेक्टर निफ्टी को बीट करते हैं। ये कंपनी आप देख सकते हैं, निफ्टी अभी के समय यहाँ पे है, लेकिन जो स्टॉक है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। सो ये सब चीज़ें आपको देखने को पड़ती है, और इसी के बाद में आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, कंपनीज को देख सकते हैं, उसके हिसाब से अपना व्यू बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप नोट करोगे अपनी लिस्ट के अंदर कि कौन कौन सी कंपनीज के नंबर्स अच्छे हैं, कौन कौन सी कंपनीज के नंबर्स खराब है। एक और कंपनी है जिसका नाम है स्विगी, इसी सेगमेंट से बिलोंग करती है, 6% का जंप इसमें देखने को मिला है, और यहाँ पे आपको लगेगा कि कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास हो चुका है, इसकी वैल्यूएशन तो है ही नहीं, तो सस्ता होगा। नहीं दोस्तों, ये जोमेटो से भी महंगा है। जोमेटो का एटलीस्ट पी रेशियो है, यानी अर्निंग है उसके पास में, प्रॉफिट है उसके पास में, इसके पास में प्रॉफिट नहीं है, तो उससे भी महंगा है। लेकिन इसके पास भी दोस्तों वही पावर है जो जोमेटो के पास में है। जोमेटो के पास में ब्लिंकिट है, तो इसके पास में इंस्टामार्ट है, दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और स्विगी का स्टॉक बढ़ चुका है क्योंकि इटर्नल का ब्लिंकिट सरप्राइज दे चुका है इन्वेस्टर्स को, तो ये रीज़न है इसके पीछे का। अब यहाँ पे भी दोस्तों आप देखोगे ना, तो एक टाइम था जब जोमेटो भी इसी तरह के पैटर्न को बना रहा था, तेजी बनी, उसके बाद में गिरावट हुई, उसके बाद में साइडवेज चला जोमेटो, और उसके बाद में आज काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो क्या ये वही चीज़ फॉलो करेगा या फिर नहीं, देखते हैं आगे चल के। बाकी यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स थे इसके रेसिस्टेंस के, जहाँ से स्टॉक वापस से गिर रहा था नीचे, वो एक कप एंड हैंडल पैटर्न के साथ में ब्रेकआउट कर चुका है। ब्रेकआउट करने के बाद में क्या होता है, जो रेसिस्टेंस होता है वही सपोर्ट बनता है, जो कि यहाँ पे बन भी चुका है।
उसके बाद में एक और ब्रेकआउट, तो उसको काफ़ी बुलिश पैटर्न बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है आपको खरीदना बेचना है, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन या प्राइस मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, तो आपको अपनी स्टडी करनी है जो भी कुछ करना है उससे पहले। जस्ट मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ, न्यूज़ बता रहा हूँ कि क्या न्यूज़ है और कैसे हम पैटर्न को बना सकते हैं और क्या कौन से पैटर्न का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का पैटर्न हम देखते हैं तो श्योर होने के लिए हम क्या करते हैं, हम वॉल्यूम्स को भी देख लेते हैं। तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों नंबर्स में ये इंस्टामार्ट सरप्राइज करता है इन्वेस्टर्स को या फिर नहीं। यहाँ पे टेक्निकली तो इंडिकेशन मार्केट ने दिया है, लेकिन फंडामेंटली इंडिकेशन मिलेगा नंबर्स को देखने के बाद में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपको नोट करके चलने हैं, स्विगी के और जोमेटो के, दोनों कंपनीज के ऊपर आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। और आप चाहे तो पिछले दोनों वीडियोस को भी देख सकते हैं जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।